तो कैसे हो मेरे 12th वालों। आज मैं आ गया नया चैप्टर लेके, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर। और इससे आपको 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही है, ये फिक्स है। और बहुत प्यारा इससे क्वेश्चन भी आता है और बहुत प्यारा ये चैप्टर भी है, अपन इसको बहुत ईजिली समझते हैं। तो पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट द स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो एज द ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कैश और इक्विवेलेंट का, और किस चीज़ से अपने किस में क्या खर्चा हुआ, किस में क्या खर्चा हुआ, ये बताता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किस पे कितना क्या खर्चा हुआ। ओके, अब कितना पैसा बचा और कितना पैसा बचेगा आगे सर्वाइव करने के लिए और अभी सर्वाइव करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में इतना ही बताता है ये। इट गेन सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस इन द लास्ट डिकेड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रैक्टिकल यूटिलिटी में ये इन्फॉर्मेशन में इसलिए कारगर हो रहा है, इसलिए ये अच्छा साबित हो रहा है बिकॉज क्या होता है कि जो अनफोर्सिन फ्यूचर के लिए आपके पास इतना बैलेंस है कि नहीं है, ये आजकल इन्वेस्टर देखता है। ओके, तो जो भी इन्वेस्ट करने को देखता है वो ये इन्फॉर्मेशन ही देखता है। ओके, अब मेन इसमें एक चीज़ है जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो बनता है। ओके, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से ये प्रिपेयर्ड होता है और इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 याद रखना। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कैश और कैश फ्लो के बेनिफिट? पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो ये बताना है कि कितना कैश फ्लो स्पेसिफिक पीरियड में कौन सी एक्टिविटी के अंतर्गत हो रहा है। what amount of cash flow are there in different activities, be it operating activity, be it investing activity, be it financing activity, how much cash flow inflow and outflow and net cash flow are there. Okay, so what are the benefits of cash flow? What are the benefit of cash flow statement? Cash flow statement, when used along with other financial statement, provide information reliable, evaluate changes in net asset of an entity, okay, its financial structure, liquidity and solvency, and ability to affect the amount and timing of cash flow in order to update the change in circumstance and opportunity. सिंपल सी बात है, कितना एसेट बढ़ा, कितना फाइनेंस लिया गया या कितना रीपे किया गया या कितना एसेट बेचा गया, और कितना आपके पास अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है टू अडेप्ट द सर्कमस्टांसेस, और टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो आपके पास कैसा है कि आप अडेप्ट कर सकोगे। ओके, कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन यूज इन असेसिंग इन एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना जनरेट आप कर सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपकी कितनी एबिलिटी है, और उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो की डिफरेंट प्राइस की निकालेंगे, कंपेयर करेंगे कि अभी प्रेजेंट वैल्यू में अगर आज अपन को आने वाले 10 साल में अपन को लोन रीपे करना है मानो 3 करोड़, तो इतनी एबिलिटी है कि नहीं है बिजनेस की कि ये 3 करोड़ पे कर पाएगा, तो वो एक चेक करना करेगा। इट इनहांस द कंपेटिबिलिटी ऑफ द रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइज बिकॉज इट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेम ट्रांजैक्शन। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छा फीचर है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि कैश फ्लो हर जन एक ही तरीके से बनाएगा जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब है, चाहे वो कोई भी बीट कोई एनी एंटिटी of any industry, but to compare with inter companies within the same industry, it is a very helpful feature. Okay, it also it helps in balancing its cash flow inflow and outflow, keeping the response into changing condition. It is helpful in checking the accuracy of past assessment of future cash flow and the examining of relationship between profitability and cash flow impact the changing price. Okay, अपन को एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि अपन ने क्या रखा था, क्या फोरकास्ट करा था कि इतना कैश फ्लो इनफ्लो होगा, और अभी तक क्या चेंजेस हो चुके हैं, तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है दोनों का, क्या चेंजेस हो रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है चेंजेस प्राइस का, ये एक देखने के लिए बेनिफिट होता है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो अपन को देखा हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कंप्राइज ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। कैश इक्विवेलेंट मीन शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेड इनटू known amount of cash which are subject to a significant risk of changes in value. इनसिग्निफिकेंट रिस्क, एक वर्ड क्या है? इनसिग्निफिकेंट रिस्क। कैश बैलेंस तो अपन को पता है, पहले तो कैश इन हैंड कितना पैसा हाथ में है, एंड व्हाट डिमांड व्हाट अमाउंट ऑफ यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, एंड व्हाट डिमांड डिपॉजिट यू हैव इन द बैंक अकाउंट। कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लिक्विड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, यानी हफ्ता भर 15 दिन 3 दिन ये इसमें कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, यानी जितना वैल्यू दिया हुआ है उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि वैल्यू बहुत डिफर हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है? एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज है कैश इक्विवेलेंट ओनली वेट है शॉर्ट मैच्योरिटी से 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, इनमें 3 मंथ भी दिया हुआ है, 3 मंथ तक का जिसका रहेगा डेट उसको अपन कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडेम्पशन डेट। ओके, रिडेम्पशन डेट आने ही वाला है और अभी अपन ने प्रेफरेंस शेयर एक्वायर करा है। सिमिलरली शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी विच आर रेडीली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड ट्रेडेड एज कैश इक्विवेलेंट, इट इज लिक्विडेबल इमीडिएटली विदाउट कंसिडरिंग चेंज इन वैल्यू। ओके, कोई ऐसा कोई चेंज इन वैल्यू नहीं होगा जो अपन मार्केटेबल सिक्योरिटी रहती है उसका। अब कैश फ्लो टर्म क्या होता है? कैश फ्लो मूवमेंट ऑफ इम्प्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश या तो इन और आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम। ओके, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अ नॉन कैश आइटम इज टर्म्ड एज कैश इनफ्लो, वाइल कैश पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आइटम एज कैश आउटफ्लो। पैसा आया तो इनफ्लो, गया तो आउटफ्लो। अब जैसे सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड अपन को आया, किसी को अपन ने सामान बेचे उसका प्रोसीड आया तो ये इनफ्लो हुआ। सेल ऑफ मशीनरी अपन ने करी, कोई एसिड बेचे सेकेंड हैंड मशीन, अपना इनफ्लो हुआ। ठीक है, तो
अदर एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ये सिर्फ कैश फ्लो दिया है, ये ध्यान रखना, इसमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं दिया है, सिर्फ कैश फ्लो कि पैसा आ रहा है जा रहा है ये नहीं बताया, सिर्फ फ्लो हो रहा है, आ भी रहा है जा भी रहा है। ओके, ये एक है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो अब क्या है कि 3 एक्टिविटीज़ होती है, याद रखना, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होती है इन्वेस्टिंग, एक होती है फाइनेंसिंग। अब इनमें मैं डिफरेंस बताता हूँ, इसमें थोड़ा मैं टाइम लूँगा कि ऑपरेटिंग क्या होता है, जो अपना डे टू डे है, जो बिजनेस से रिलेट करता है, सेल ऑफ गुड्स और अपने पेमेंट टू द डेटर्स और परचेस ऑफ द इन्वेंट्री, या तो वेजेस देना, सैलरी देना, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ है अपनी, ये अपनी ऑपरेशन से बहुत कनेक्ट करती है, मीन जो मेजर अपना ऑपरेशन है जिस पे कंपनी खड़ी है। जो सेकंड है वो इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग यूजुअली क्या होता है कि आपने कोई शेयर्स पे इन्वेस्ट करा, कोई डिबेंचर पे इन्वेस्ट किया, कोई सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट किया। मेन इन्वेस्टिंग होता है आपने एसेट खरीदा, मशीनरी खरीदा, लैंड खरीदा, प्रोडक्शन हायर प्रोडक्शन के लिए, ये आता है इन्वेस्टिंग के अंदर। और सेम विद द अगर आपने कोई मशीन बेच दी या कोई लैंड बेच दिया, तो ये होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग क्या होता है कि आपने लोन लिया, आपने शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू किया, मैं इशू बोल रहा हूँ, पहले मैंने इन्वेस्ट बोला था, अब इशू बोल रहा हूँ। अब आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर दिए, अपनी कंपनी का शेयर दिया, या आपने लोन लिया तो आपको पैसा आया, तो ये आपने बोरिंग है कि आपको कभी ना कभी इसको पैसा वापस देना है, विथ इंटरेस्ट भी देना है, तो इंटरेस्ट भी जाएगा उसका, तो ये फिर आप पैसा जब वापस देंगे तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है कि हमने लोन लिया था तो फाइनेंस कराया था। ओके, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर कंसिडर्ड द प्राइमरी मेन एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे मैंने आपको बोला था, जो मेन एक्टिविटी रहती है वो है ये एंटरप्राइज की। ये फॉर एग्जांपल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट की है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने, इनकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है आपके वो रहेगा इसमें। फिर दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज, दीज एक्टिविटी आर नॉट, ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है, ये प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ रहती है। ओके, अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ द कंपनी, ये इंडिकेट करता है, क्योंकि आपको जो मेन पैसा है, जो आपका बिजनेस का पैसा जो आपको कभी भी बुरे वक्त से बचाएगा, वो बिजनेस का पैसा है। ऐसे नहीं आपको लोन लेके पैसा बचाएगा, क्योंकि आपको कभी ना कभी लोन वापस करना पड़ेगा। एसेट बेचोगे तो वो तो और गलत साउंड करेगा कि यार कंपनी को तो अपनी लैंड बिल्डिंग बेच के चुकाना पड़ रहा है पैसा। ओके, तो मेन जो है वो आपका यही है। ओके, ऑपरेशंस टू एंटरप्राइज ऑफ जनरेट सफिशिएंट कैश फ्लो टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। पहले तो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी होना चाहिए, पेइंग डिविडेंड, मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, रीपेइंग लोन्स विदाउट रिकोर्स टू एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, यानी और फाइनेंस लेके, यानी ऑन लोन लेके आपको लोन भरना नहीं पड़ रहा है, ये मतलब है इसका। ओके, अब कैश इनफ्लो, अब डिफरेंट डिफरेंट इसकी इनफ्लो आउटफ्लो दिखते हैं, आ जाओ। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इन्फ्लो है वो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है। ओके, या तो रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस और अदर रेवेन्यू, ये आपका मेन आ जाता है कि आपने कोई गुड बेचा या कुछ सर्विसेज बेची कस्टमर को, या तो रॉयल्टी और ये कमीशन आपको रिसीव हुए। अब उसमें आउटफ्लो क्या है मेन, पहले तो कोई आपने इंप्लॉय को सैलरी या वेजेस दिए। ओके, और या तो अपनी इन्वेंट्री परचेज करे, स्टॉक बोल सकते हैं इसको। ओके, या तो ऑपरेटिंग कोई एक्सपेंसेस करें आपने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है आपका, या आपका वो हो जाता है कि वो लॉजिस्टिक का बिल हो गया, तो ये भी देखना रहेगा कि आपने ये कोई पेमेंट करा है क्या। और पेमेंट टैक्सेस, ये टैक्सेस का भी पेमेंट ऑपरेशन में आता है। ओके, बट टैक्सेस भी डिफरेंट काइंड के होते हैं, अपन आगे देखेंगे। अब हो गया इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि आपको इन्फ्लो कैसे होगा कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेच दिया, सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, या तो आपको रिसेंट डिवेंचर और डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला। जैसे मैंने आपको बोला था इन्वेस्टिंग में अपन कोई कंपनी के शेयर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अपन कुछ डिवेंचर ले रहे हैं, तो उसका अपने को इंटरेस्ट मिलेगा, उसका अपने को डिविडेंड मिलेगा। तो अगर लिए हुए का डिविडेंड मिलेगा तो यह अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और वैसे ही प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस इक्विटी शेयर, ये अपना फाइनेंसिंग में चलेगा। ओके, अब अपना इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, अदर नॉन करेंट, ये अपन अगर परचेज करेंगे तो ये अपना आउटफ्लो है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो क्या हुआ कि अपन ने इशू करे इन्वेस्टिंग इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, तो ये इशू करेंगे तो अपना इसमें पैसा कंपनी को आएगा, तो अपने को पैसा मिलेगा। बट ये अपन ने बोरो किया, बोरो यानी ये अपना फाइनेंसिंग का एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग का नहीं है। जब अपन किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तब वो इन्वेस्टिंग का रहता है ना। प्रोसीड फ्रॉम इशू है बॉन्ड, वही डेट एंड बॉन्ड। ओके, ये अपना डिवेंचर आ जाएगा इसमें, उस काइंड ऑफ में। और प्रोक्योरमेंट ऑफ लोन्स, जैसे लोन लिया। अब फाइनेंसिंग का क्या, या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बायबैक ऑफ ओन इक्विटी शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यही लॉन्ग टर्म डेट इधर लोन का आ गया, ये डिवेंचर का आ गया, ये इसमें ये हो गया। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट, आपने अगर लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपने अगर शेयर इशू करा तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये एक्टिविटी फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, तो ये फाइनेंसिंग के हेड में जाएगी। ओके, ये चार्ट आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत एक सिमिलर, एक बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी। और ट्रीटमेंट ऑफ सब पिकुलर आइटम्स, इसमें इसमें एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम होता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम कुछ कुछ जो रहते हैं, जैसे लॉट ऑफ लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ये नॉन और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये हमेशा नहीं होते रहते। तो इसको फिर अपन
एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड एंड डिस्क्लोज सेपरेटली अराइजिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब ये जिस हेड में अगर ये अराइज हुआ है तो ये उसमें देखेगा। अगर आपका स्टॉक चोरी हुआ तो आप इसको ऑपरेटिंग में ले जाओ, अगर आपकी मशीनरी चोरी हो गई तो आप इसको इन्वेस्टिंग में ले जाओ। फाइनेंसिंग का भी कुछ देख सकते हैं कि कोई कंपनी आपने जिसको डिवेंचर आपने इशू करे थे, ओके, वो बंदा अब जिस बंदे को करे थे वो अब चला गया, उसका कोई वो नहीं है, मीन्स कोई इलीगल हेयर भी नहीं है, तो अब आपको उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो इंटरेस्ट आपका बच गया पोर्शन, तो आप उसको इसमें दिखा सकते हैं। ओके, ना इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जैसे मैंने आपको बोला था इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज। अब ये भी एक मेन है, ये बहुत मेन है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन किसका दिया हुआ है। अगर कोई फाइनेंशियल इंटरप्राइज है जैसे बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, अगर इनका मेन बिजनेस क्या है, ये लोन देते हैं और इस पर पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उस पर और रीपेमेंट लेते हैं, तो इनका मेन बिजनेस ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो इनका मेन बिजनेस क्या है, इंटरेस्ट पोर्शन इनका मेन बिजनेस में आ जाता है, क्योंकि इनका मेन बिजनेस लोन देने का है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का है, फाइनेंशियल एड देने का है। तो इनको जो इन्वेस्टिंग जो इनको जो इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है ना, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, ये सब इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वाइल डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग। ओके, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग में आ जाएगा, जैसे कि अपना पहले भी डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग में ही आता है। ओके, बट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड ये इनका ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि आपने लोन दिया तो आपको लोन कहीं से लिया भी तो होगा आपने। कोई बैंक ने अगर जैसे अगर कोई बैंक अगर लोन देता है तो वो पहले आरबीआई से पैसा लेता भी है। ओके, तो इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड तो आपका आ गया ऑपरेशन में, और डिविडेंड रिसीव अगर बैंक ने या किसी ने अपने शेयर इशू करे, ओके, सॉरी शेयर खरीदे और उनको रिसीव करा, उस पर डिविडेंड रिसीव होगा शेयर, तो उस पर अपने को ये आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, क्योंकि बैंक है, ये बैंक ले सकता है सिक्योरिटी। बट डिविडेंड पेड इसका फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि डिविडेंड पेड में आपको पैसा आया होगा। जो जैसे बैंक के बड़ी बड़ी कंपनी के शेयर्स चलते हैं, आईसीआईसीआई के हो गए, एक्सिस बैंक के हो गए, इनके शेयर आपके प्राइमरी मार्केट में मिलते हैं शेयर बाजार में। ओके, तो इन पे आप अगर पब्लिक पैसा लगा रही है तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, तो ये फाइनेंसिंग पे, क्योंकि कंपनी को इसका पैसा मिलता ही है। ये कंपनी का कोर्स ऑफ उसमें नहीं है कि बैंक का काम होता है पैसे देना और लेना, देना वही जो लेंगे, लेना वही जो देंगे, समझे आप? जो आपने लोन दिया वही लेंगे, एडिशनल जो आपको आ रहा है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, जो पब्लिक से आ रहा है, इसलिए जो डिविडेंड आपको पेड है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ओके, अब इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, जैसे कि अपन ने इसको देखा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी लोन लिए थे, डिविडेंड देना पड़ रहा है, यानी अपन ने शेयर इशू करे थे। एंड रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी अपन ने इन्वेस्ट करे थे, अपन ने शेयर परचेस करे, अपन ने इन्वेस्ट करने के हिसाब से करे थे, अपन ने डिवेंचर इन्वेस्ट करने के हिसाब से लिए थे। अब टैक्स एंड इनकम टैक्स ऑन इनकम एंड गेन, अब इसमें ना ये भी अलग अलग दिए हुए। पहले तो होता है एक डायरेक्ट टैक्स, ओके, एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। फिर होता है गेन, एक होता है अपना कैपिटल गेन वाला टैक्स, और दूसरा होता है ये डिविडेंड टैक्स। ओके, अब इसमें बाइफर्केशन दिया हुआ है। पहले तो क्या है कि जो टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट शुड बी क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ओके, टैक्स ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी अपना डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जिसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जिसको बोलते हैं, डिविडेंड टैक्स दैट इज टैक्स बेस्ड ऑन डिविडेंड, यानी आपने डिविडेंड पे करा होगा, यानी अपने शेयर इशू करे होंगे, तो आपने डिविडेंड पे करा है, उस पर टैक्स पे कर रहे हो, तो ये फाइनेंसिंग का पार्ट है। ओके, और कैपिटल गेन टैक्स कब आएगा, जब आप अपने कोई एसेट बेचोगे, कोई अपनी मशीनरी बेचोगे या लैंड बेचोगे, तो वो तो आपका इन्वेस्टिंग का पोर्शन हो गया, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चला जाएगा। ओके, अब होता है कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे अपने डेप्रिसिएशन, जो अपना मेन एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपन ये मशीनरी में चार्ज करते हैं, आप सबको पता है डेप्रिसिएशन अपन मशीनरी में चार्ज करते हैं, जिससे मशीनरी की वैल्यू गिर जाती है। ओके, बट इससे डेप्रिसिएशन से अपना कहीं पैसा जाता है क्या? अपन तो सिर्फ बुक एंट्री करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू फिक्स एसेट अकाउंट, और बाद में पीएनएल अकाउंट डी आर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें कैश का पोर्शन कहाँ है? इसमें कैश की एंट्री तो पास होती नहीं है कहीं, यानी ये कैशलेस ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसको अपन कैश में लेंगे ही नहीं, तो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं करता, क्योंकि अपने कंपनी से ना पैसा आया ना कहीं गया, ये तो नॉन कैश है, तो सिर्फ एक एंट्री पास हुई है। अपन प्रोविजन क्रिएट करते हैं, डाउटफुल डेब्ट का या अपना डेप्रिसिएशन का, इनकम टैक्स का, ये प्रोविजन क्रिएट होता है, तो इसकी एंट्री भी क्या रहती है, अपन पर्टिकुलर लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, पीएनएल में भी एक एक्सपेंस दिखा देते हैं, बट ये एक्सपेंस अभी हुआ कहाँ है? जो आपने डाउटफुल डेथ बनाया था, ओके, इसमें आपने डेटर को कम करे थे और डाउटफुल डेथ खड़ा किया था, और उसके बाद पीएनएल को खड़ा करके डाउटफुल डेथ क्रेडिट कर लिया था, तो एक प्रोविजन बन गया था। बट इसमें डेटर कम हुआ तो डेटर से पैसे आए कहाँ? ये कैश नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। ओके, वैसे ही नॉन कैश ट्रांजेक्शन रहते हैं कुछ, जिसको अपन को एडजस्ट करना रहता है। ओके, तो इसको एडजस्ट कैसा करना रहेगा, अभी आपको ये इनडायरेक्ट मेथड में आएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड में आपको अभी नीचे बताएंगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन हेड रहता है वो ऐसा देखता है, आपको जो स्टेटमेंट है वो ऐसा दिखेगा, पहले ऑपरेटिंग आएगा, ओके, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग आएगा, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग आएगा।
इसका इनफ्लो आउटफ्लो ये सब नेट फिगर रहते हैं, ये नेट फिगर। और फिर यहाँ पे आ जाएगा नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग में कितना था, तो ये दोनों को जब प्लस होगा तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, एंड में कितना था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, अब आएगा अपना असर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना दो होती है, एक होता है डायरेक्ट कैश फ्लो, डायरेक्ट मेथड, और होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अपन ऐसा दिखाते हैं कि जो आप पूरा अकाउंट बनाते हैं ना अपन सेल्स का, वैसा अकाउंट बनेगा कि मेजर क्लासेस क्या, ग्रुप कैश रिसिप्ट एंड ग्रॉस कैश पेमेंट आर डिस्क्लोज। ओके, इसमें कैसा रहेगा आपको समझा दूँ तो पहले ऐसा आता है सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा, इधर दिखाता हूँ मैं। पहले आ जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, फिर इससे अपन माइनस करेंगे कोई भी एक्सपेंस होंगे, तो यहाँ पे अपना आ जाता है इनकम जो अपना रेवेन्यू है, और इधर अपन एक्सपेंस माइनस करते हैं, इधर से लाइक अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद अपना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है, ये हो जाता है अपना डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप चालू ही करते हैं नेट प्रॉफिट से, जो अपन फिगर लेते हैं ना डायरेक्ट, वो रहता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी नेट प्रॉफिट अमाउंट टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ये अपन लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ये नेट प्रॉफिट और लॉस इज ड्यूली एडजस्टेड, ये नेट प्रॉफिट लॉस से ही अपन वो पेमेंट उठाते हैं। अपना क्या रहता है, ये दिस स्टार्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। जो अपन फिगर लेते हैं ना वो पीबीटी लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स का अपन वो लेते हैं, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का डायरेक्ट, और उससे फिर अपन चालू करते हैं। तो उसमें अपन नॉन कैश आइटम पहले प्लस करते हैं, फिर जो चेंजेस रहेंगे वो माइनस करते हैं, तो वो अभी अपन नीचे सीखेंगे। अब पहले एक आएगा प्रपोज डिविडेंड। अब प्रपोज डिविडेंड का क्या कंसेप्ट होता है कि प्रपोज डिविडेंड सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एक इंटीमेशन है कि कंपनी ने इंटीमेट किया है कि हम डिविडेंड देंगे। मतलब कब देंगे, अभी तो दिया नहीं है, अभी तो वो कैश हुआ नहीं है, अभी तो अपने पास से पैसा गया नहीं है, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। बट जो पिछले साल अपन ने प्रपोज किया होगा वो इस साल तो पे किया होगा। जो पिछले साल प्रपोज हुआ, जैसे इस साल अपन ने प्रपोज करे तो नॉन कैश हुआ, बट पिछले साल भी तो प्रपोज हुआ होगा, इस साल वो पेमेंट हुआ होगा, तो इस साल वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, क्योंकि इस साल अपन ने उसको पे कर दिया होगा। वो यहीं पे लिखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर आफ्टर डिक्लेरेशन बाय शेयर होल्डर विल बी डेबिटेड टू सरप्लस बैलेंस शीट व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड विल बी एडेड टू एक्ट प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड विल बी शोन अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखेगा, क्योंकि जो अपन फिगर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस का जो फिगर लेते हैं पीएनएल से, उसमें ना ये ऑलरेडी एडजस्ट हो जाता है। बट ये एडजस्ट होगा तो ये ऑपरेशन का थोड़ा ना है, ये फिगर जैसे कि मैंने भी बोला था फाइनेंशियल का, तो अपन पहले ऐड करेंगे और फिर फाइनेंशियल पे डालेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो इनडायरेक्ट मेथड का है ना, ये प्रोफॉर्मा है कि पहले अपन जो नेट प्रॉफिट और लॉस लेते हैं बिफोर टैक्सेशन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अब इसमें प्लस डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन पीएनएल ऑन अकाउंट ऑफ नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन गुडविल एंड टू बी रिटर्न ऑफ। ये नॉन कैश आइटम अपन ऐड करते हैं, ओके, क्योंकि नॉन कैश था। दूसरा, प्लस डिडक्शन ऑलरेडी मेड इन पीएनएल ऑन नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज इंटरेस्ट। अब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम भी अपन बहुत सारे इसमें कर देते हैं, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, ये अपन ने या तो माइनस कर दिए, लेकिन अब इसको अपन प्लस करेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग का हिस्सा तो होना था, अभी अपन ऑपरेटिंग का देख रहे हैं, ये तो अपन वापस इधर दिखाएंगे फाइनेंसिंग में, नहीं तो इन्वेस्टिंग में, ये इसमें दिखाएंगे। ओके, नाउ माइनस एडिशन इनकम मेड ऑन पीएनएल ऑन नॉन ऑपरेटिंग आइटम सच एज डिविडेंड रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन एसेट भी ना पीएनएल में चले जाते हैं। नॉर्मल जो पीएनएल स्टेटमेंट बनता है वो ही अपन लास्ट का फिगर उठाते हैं, तो उसमें तो अपन कोई बाइफर्केशन नहीं दिखाते, और वो एक्यूरल बेसिस पे भी बनता है कि ये होगा तो हमको आएगा, बट अपन को कैश फ्लो बनाना है, कैश फ्लो तो कैश बेसिस पे बनता है कि हमने पेमेंट करा तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पीएनएल में प्रोविजंस वगैरह ये सब भी चले जाते हैं, तो भी इसलिए ये अभी प्रोफॉर्मा यानी अपना ये एक्यूरल बेसिस हो गया कि प्रोविजन वगैरह, तो कैश पेमेंट नहीं हुआ इसमें। तो वैसे ही जो डिविडेंड रिसीव्ड और ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ये अपना ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, तो इसको अपन माइनस करेंगे। उसके बाद जब अपने पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, अपने पास क्या निकल के आता है फिर वैल्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब उसमें हाँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो चार्ट रहता है, जो प्रोफॉर्मा रहता है, वो ऐसा है कुछ कि आपको ये दिख रहा होगा। पहले तो नेट इनकम अपन यहाँ पे पीएनएल वाला इनकम ले आते हैं जो है, फिर उसके बाद एड बैक अपन डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये अपना नॉन कैश है। फिर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये अपन क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो लॉस है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। फिर इससे डिडक्ट करेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी क्योंकि इन्वेस्टिंग सेम। ओके, अब इसमें होगा ऐड। अब ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट। अब डिक्रीज इन करंट एसेट क्यों, क्योंकि अगर आप देखो कि जो आपका ट्रेड रिसीवल और इन्वेंट्री ये कम हो रहे हैं, या जो अदर करंट एसेट है कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये आपको कैश दिए हैं। अगर ट्रेड रिसीवल कम हुए यानी डेटर कम हुए यानी आपको पैसा मिल गया है, इन्वेंट्री कम हुई है यानी अपने उसको बेच चुके हैं यानी आपको पैसा मिल चुका है, ये ऑपरेटिंग का हिस्सा है। और सेम गोज विद टू एड, एक और ऐड जो होगा, ये आपको जो ये वाला ऐड दिख रहा है थर्ड नंबर का, ऐड फॉर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है तो अपन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अपना क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर बढ़ गया यानी बुक्स में बढ़ गया है, बट अपन ने पैसा नहीं दिया यानी अपना कैश बच गया है। अपना वैसे ही कुछ पेबल बढ़ गया,
बट अपन ने पैसा नहीं दिया। बुक्स में बढ़ चुका है, बिल्कुल मानते हैं बुक्स में बढ़ चुका है, बट पैसा नहीं गया, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। अपना मेन कंसर्न अभी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से है, मेन कंसर्न। ये आ गए दो ऐड के आइटम। पहला ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा आइटम क्या ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो अभी तक अपन ने पे किए नहीं है। अब आएगा लेस। लेस में क्या आएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। अब इंक्रीज इन करंट एसेट क्यों, अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री बढ़ गए। अगर रिसीवेबल बढ़ गए यानी आपको पैसा नहीं, आपके डेटर और खड़े हो गए, पहले 100 था अभी 120 हो गए, यानी आपको 20 रुपये और खड़े हो गए, आपको पैसा नहीं आया, तो कैश इनफ्लो नहीं हुआ। बराबर। सेल्स तो दिखी, सेल्स दिखी, पीएनएल में सेल्स भी आई, लेकिन वो कैश के हिस्से में नहीं आई, क्रेडिट सेल्स थी ना। अपन ने प्रॉफिट तो ले लिया, उसका बुक कर लिया, सब कर लिया, जो अपन ये ऊपर जो अपन नेट इनकम में ले रहे हैं वो आ चुका है फिगर, लेकिन उसका कैश कहाँ रियलाइज हुआ, ये तो क्रेडिट सेल था। ओके। एंड सेम गोज विद डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्योंकि अपन ने पैसा दे दिए, जो अपने क्रेडिटर थे अपन ने उनको पैसा दे दिए। ओके, तो अपना कैश आउटफ्लो हो गया, तो ये माइनस होगा। तो डिडक्ट में क्या होगा, एक तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्योंकि ये अभी तक कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और दूसरा डिडक्ट इन डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्योंकि ये कैश में अपन ने इसको पे कर चुके हैं। ये दो चीज़ें रहेगी। ओके। अब इसका अपन आगे क्वेश्चन जो रहेगा वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे, बट ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको लिंक करा सेल्स के थ्रू, और उसका सेल्स के थ्रू ही जो है कनेक्शन है। अब अपन इसमें आ गए हैं एक पीएनएल जो आपको मैं दिखाना था मुझे, ये ऐसा पीएनएल रहेगा अपना, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, फिर अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर जो एक्सपेंस वगैरह, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वैल्यू अपन लेते हैं उसमें अपने ऑपरेटिंग केस में, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। ओके, ऑपरेटिंग वाला, क्योंकि इससे अपन स्टार्ट करते हैं, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है। इसमें फिर अपन डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे, या अदर जो आइटम होंगे फाइनेंसिंग के होंगे तो माइनस करेंगे। अगर जस्ट अ सेकेंड आपको अब दिखेगा। ओके, ये स्टार्ट पॉइंट है अपना। अगर इन्वेस्टिंग का होगा तो वो हटाएंगे, क्योंकि अपन को सिर्फ ऑपरेटिंग से मतलब है। ओके, नेक्स्ट अपना आएगा अब इसमें क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आ गया सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये अपन ने पहले ही देख चुके थे कि कौन सी इन्वेस्टिंग रहती है और कौन सी ये रहती है। अब अपना प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जैसे मैंने प्रोफॉर्मा बताया था कि पहले अपन नेट प्रॉफिट लेंगे, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग आएगा, ऑपरेटिंग के बाद इन्वेस्टिंग आएगा, फिर फाइनेंसिंग आएगा, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और इसका आएगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या था, फिर दोनों का प्लस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अपने कैश का। और दोनों का प्लस क्या होगा, जो नेट वैल्यू आएगा, जो तीनों का मिला के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये तीनों का मिला के जो नेट वैल्यू आएगा, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, वो होगा ओपनिंग में प्लस, और उसके बाद वो देगा रिजल्ट आपको क्लोजिंग का। उसका रिजल्ट आप चेक कैसे करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगा। ये देखो, ये कैश इनफ्लो हुआ फाइनेंसिंग से, ये इधर हो गया। ये हो गया इंक्रीज इन कैश इक्विपमेंट, कैश एंड कैश बैलेंस, एबीसी का टोटल, यानी अपना यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग, ये तीनों का प्लस होगा ओपनिंग में, ये बिगिनिंग में प्लस हो जाएगा, तो अपना क्लोजिंग का आंसर आ जाएगा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, ये अपना कैश फ्लो का जो है अपन ने कंसेप्ट अभी पूरे कर लिए हैं। एक बार मैं नीचे और देख लेता हूँ कुछ बचा है क्या। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, अपन क्वेश्चन चेक करेंगे। समरी आ गया। ओके, अपन ये पूरा कवर कर चुके हैं, ये सब हो चुका है, अपना सब हो चुका है। तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फिर अपन देखेंगे। ओके, जब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।